फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर डिस्कशन। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये पहला आर्टिकल है। अभी जम्मू कश्मीर जो असेंबली है ना, वहां पर न्यू असेंबली फॉर्म की जा रही है। तो उसके लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी जाएगी। जैसे टोटल सीटें होगी 114, उसमें से कुछ सीटें रिजर्व रखी जाएगी। जैसे कि जो कश्मीरी पंडित थे, उनको जब जम्मू कश्मीर में आप जानते होंगे उनको भगा के निकाल दिया गया था, वो ऐसा घटना हुई थी 90s एरा में, 1990s के एरा में। तब उनके लिए जो भाग के आगे था, उनके लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा, तो उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी गई थी। उसके अलावा कुछ सीटें रखी जाएगी एसटी कम्युनिटी है ना, शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए भी कुछ सीटें रिजर्व रखी जाएगी। और साथ ही साथ में कुछ सीटें जो पीओके से आए थे ना, माइग्रेंट, उस टाइम में जब बार बार भारत और पाकिस्तान के बीच अटैक हुआ, तो कुछ लोग वहां से भाग के भारत आ गए थे, तो उनके लिए भी कुछ सीटें रिजर्व रखी जाएगी। तो ये चीजें समझ में आ गई आपको कि जम्मू कश्मीर में नई न्यू असेंबली बन रही है, तो उसके लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी जा रही है। ठीक है, चलते अपने पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल है एनुअल क्राइम रिपोर्ट ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट रिलीज की है इसके बारे में। तो न्यूज जान लेते, न्यूज में क्या है। दरअसल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी एनुअल रिपोर्ट ऑन द क्राइम इन इंडिया फॉर द ईयर 2022 इस नाम से अपनी रिपोर्ट रिलीज की है। तो जानते इस रिपोर्ट में क्या क्या फैक्ट दिए है। देखो, ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जो इसमें डेटा दे रखा है ना, उसका आप प्री में मेंस में यूज कर सकते हो। इसमें जो डेटा मेंस में आप आंसर लिखोगे ना, तो अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखते हो ना, बिना फैक्ट के, बिना किसी डेटा के, तो वो से कोरा कोरा सा लगता है। तो आप करंट सिनेरियो में जो डेटा दे रखा है, ऐसे मेंशन करें कि रिसेंटली एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में इतना क्राइम बढ़ा है या कम हुआ है, विमेन के प्रति इतना क्राइम है, तो वो अच्छा आंसर अच्छा माना जाता है। तो जान लेते हैं एक बार क्या क्या डेटा दे रखा है। तो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अकॉर्डिंग अभी जो रिपोर्ट रिलीज किया ना, इसमें इसे क्राइम इन इंडिया के नाम से रिलीज किया गया है। इस रिपोर्ट की बात करें तो इसे रिलीज कौन किया है, तो रिलीज एनसीआरबी पहले पढ़ लिया हमने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा रिलीज किया गया है। और इसमें पूरे देश के डेटा है, उसके बारे में बात की, पूरे देश डेटा लिया गया है। डेटा कहाँ से लिया है, देश डेटा लिया गया है स्टेट क्राइम रिपोर्ट से, और डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो होता है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वहां से डेटा लिया है। और बाद में एनुअली वार्षिक रूप से इनके द्वारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किया गया। इसके की पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, इस रिपोर्ट में किस किस चीजों का जिक्र हुआ है। तो अब पहले जानते हैं जो केस रजिस्टर होते हैं, आप किसी कंप्लेन करते हो तो केस रजिस्टर होता है, तो उसकी संख्या में कितनी आई, कुछ बढ़ी है कमी, उसके बारे में जानते हैं। तो केस रजिस्ट्रेशन में कमी आई। 2020 में है ना 60 लाख केस हुए थे रजिस्टर, और 2021 में 60 लाख केस रजिस्टर हुए थे, और 2022 में 58 लाख, मतलब 58 लाख केस रजिस्टर हुए हैं। तो 2 लाख केसों में कमी आई है, रजिस्टर केसों में कमी आई है। इसके अलावा जो चार्जशीट चार्जशीट क्या होता है, कोई भी केस रजिस्टर किया जाता है, उसके बाद में उस पर क्या अपडेट है, मतलब फाइनल रजिस्टर कर दिया गया, उसके बाद में जांच होगी, जांच होने वाला फाइनल जो अपडेट आएगा उसको रजिस्टर किया जाएगा, चार्जशीट के रूप में रजिस्टर किया जाता है। तो उसके बाद पता चलता है केस के ऊपर क्या अपडेट था फाइनल। तो हाईएस्ट चार्जशीटिंग है ना, वो केरला नंबर टॉप 1 पर है, मतलब चार्जशीट रजिस्टर की जाती है, उसमें नंबर 1 पर केरला है, दूसरा पुडुचेरी, और फिर आंध्र प्रदेश है, टॉप 3 हो गए। इसके अलावा क्राइम रेट में भी कमी आई है। पिछले साल 1 लाख केस दर्ज हुए थे, और इस साल की बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत कमी आई। तो क्राइम रेट में भी कमी आई है, और साथ ही साथ केस रजिस्ट्रेशन में भी कमी आई है। और हाईएस्ट चार्जशीटिंग कहाँ हुई है, वो केरला में हुई है। 3 फैक्ट इसके समझ में आ गई। चौथा, मर्डर के केस थे, उसके बारे में देख लो, तो उसमें भी कमी आई है। पिछले साल की तुलना में इस साल मर्डर जो होते हैं उसमें भी कमी आई है। और क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन, इसमें बढ़े, देखो 3 चीज कमी हुई है। एक तो केस रजिस्ट्रेशन में कम हुआ है, क्राइम रेट में कम हुआ है, मर्डर में कमी आई है, बट क्राइम अगेंस्ट वुमेन उसमें बढ़ोतरी हुई है। कितने परसेंट, 4% नंबर है वो बढ़े हैं। पिछले साल थे उससे इस साल 4% बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुआ 4%। तो रीजन क्या है, क्या क्या किस प्रकार के महिलाओं के साथ में अपराध होते हैं, तो हस्बैंड के द्वारा किया जाता है, जो रिलेटिव होते हैं उनके द्वारा अपराध किए जाते हैं, किडनैपिंग होती है, और एक्सटॉर्शन होता है। ये ज्यादातर केसेस है ये दिल्ली से आए। इसमें दिल्ली ने टॉप किया, मतलब टॉप किया मीन्स बैड सेंस में टॉप किया है। दिल्ली का स्थान टॉप किया है। दिल्ली मतलब टॉप किया तो बैड सेंस में किया है, गलत चीज है ये। महिलाओं को वहां पे सेफ नहीं है, दिल्ली में महिला सेफ नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। फिर साइबर क्राइम में भी वृद्धि हुई है। पिछले साल की तुलना में इस साल साइबर क्राइम में भी इंक्रीज हुआ है। पिछले साल साइबर क्राइम था ना, उस साल से इस साल की बात करें तो 25% साइबर क्राइम इंक्रीज हुआ है। मोस्ट ऑफ साइबर क्राइम कौन कौन से होते हैं, एक्सट्रॉशन है, फ्रॉड है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, इस प्रकार के साइबर क्राइम है वो ज्यादा हो रहे हैं।
सुसाइड में भी इंक्रीज हुआ है। सुसाइड में 4.2% इंक्रीज हुआ है। इसका रीजन मतलब क्या क्या रीजन हो सकते हैं सुसाइड करने के ज़्यादातर? तो फैमिली प्रॉब्लम है, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसके अलावा कोई बीमारी की वजह से सुसाइड करे। और विमेन और मेल की सुसाइड की बात करें तो मेल सुसाइड ज़्यादा हुए हैं, विमेन की तुलना में मेल ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। 78% मेल है वो सुसाइड कर रहे हैं। अब किडनैपिंग में भी वृद्धि हुई है, पिछले साल की तुलना में इस साल किडनैपिंग में भी 5% वृद्धि हुई। ये डेटा आप यूज कर सकते हो, कहीं अगर ऐसा क्वेश्चन है क्या स्थिति चल रही तो डेटा यूज कर सकते हो, इतने परसेंट वृद्धि हुई है। अब वनरेबल सेक्शन, वनरेबल यानी चाइल्ड है और सीनियर सिटीजन है, इनके अगेंस्ट जो क्राइम होता है उसमें भी वृद्धि हुई है। चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो क्राइम होता है उसमें वृद्धि हुई, 6% वृद्धि हुई, ठीक है। और सीनियर सिटीजन के खिलाफ जो क्राइम होता है उसमें 9% वृद्धि हुई है। तो इन दोनों में काफी वृद्धि इंक्रीज हुआ है। फिर शेड्यूल्ड कास्ट के प्रति मतलब सीनियर वनरेबल सेक्शन कौन से है? चिल्ड्रन है, सीनियर सिटीजन है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है। तो शेड्यूल कास्ट है उनके खिलाफ भी जो एंगेस्ट क्राइम होते हैं उसमें भी वृद्धि हुई है, 13% जो उनमें इंक्रीज हुआ है। और शेड्यूल ट्राइब के प्रति जो क्राइम है उनमें 14% इंक्रीज हुआ है। तो इन दोनों में काफी ह्यूज इंक्रीजमेंट देखा जा सकता है, इनके खिलाफ ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक ऑफेंस में भी 11% वृद्धि हुई है। मोस्ट ऑफ चीजों में इंक्रीज ही हो रहा है, इकोनॉमिक ऑफेंस भी इंक्रीज हुआ है। करप्शन में 10% इंक्रीजमेंट हुआ है। और एनसीआरबी के बारे में जानते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 में हुई थी। ये टंडन कमेटी बनी थी 1968 में, उसकी रिकमेंडेशन पर 1986 यानी 1986 में एनसीआरबी की स्थापना की गई थी। यह मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। कार्य क्या करता है? ये डेटा को कलेक्ट करता है, फिर एक वेयर हाउस बनाया जाएगा, वहाँ पे इंडिया के जितने भी डेटा है उसको इकट्ठा करके रखा जाएगा, ताकि क्राइम के टाइम में जब डेटा की नीड हो, जैसे कि फिंगरप्रिंट है और जो भी प्रकार के होते हैं, डीएनए वगैरह, तो उस प्रकार के डेटा को कलेक्ट करके रखेगा किसी क्रिमिनल की, जब जरूरत पड़ती है तो उस डेटा को वहां से लिया जा सकता है। तो डेटा कलेक्ट का काम करता है और क्राइम रेट को कम करने के लिए भी काम करता है ये। और इसकी एक है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, CCTNS। ये सिस्टम है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मतलब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTN प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पुलिस स्टेशन और जो हाई ऑफिसर होते हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। जब सिचुएशन में ऐसे पुलिस स्टेशन और हाई जो ऑफिसर होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है, ताकि जो भी सिचुएशन है उसे जल्द से जल्द कंट्रोल में लाया जा सके। अब इसके अलावा फायदा ये होगा इसमें, ये डेटाबेस जो भी होता है उसको मेंटेन करने का भी काम करता है, और फ्री करेंसी वगैरह है उससे रिलेटेड भी काम करता है। ये कुछ रिपोर्ट भी रिलीज करता है। कौन कौन सी रिपोर्ट? क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जो भी आई है जिसके हम जिक्र कर रहे हैं, वो रिपोर्ट भी रिलीज करता है। इसके अलावा एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट, ये भी इसी के द्वारा रिलीज की जाती है। अब एनसीआरबी द्वारा एक रूल फॉलो किया जाता है जिसे प्रिजनल ऑफेंस रूल कहा जाता है। इस रूल में क्या होता है, अगर आपने मतलब कोई क्रिमिनल है, उसने रेप भी किया है, मर्डर भी किया है, तो इन दिनों में सजा जैसे कि मर्डर की सजा ज्यादा है, तो वो एक ही अपनी रिपोर्ट है ना उसमें एक ही क्राइम को काउंट करेगा, ना कि दोनों को। मतलब जो मर्डर है, रेप है, तो मर्डर को काउंट करेगा कि मर्डर की सजा ज्यादा है, रेप को काउंट नहीं करेगा। तो इसकी रिपोर्ट में कुछ क्राइम ऐसे भी कम शो होते हैं। तो प्रिजनल ऑफेंस रूल क्या होता है और कौन फॉलो करता है, कैसे फॉलो करता है, इसके बारे में भी जान लिया। अब वे फॉरवर्ड क्या होता है? देखो, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ जो जुडिशरी रिफॉर्म है उस जुडिशरी में भी कुछ रिफॉर्म लाने चाहिए। इससे क्या होगा कि जल्द से जल्द केसों का निपटारा हो, और जिस केस ज़्यादा जल्दी निपटारे होगा, केस का जल्दी निपटारा होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि न्याय भी जल्दी मिलेगा। तो और प्रिजनल रिफॉर्म भी होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो भी क्राइम एक बार कर लेता हो नेक्स्ट टाइम क्राइम ना करे। तो इस प्रकार के रिफॉर्म भी होना चाहिए। गरीबी निवारण होना चाहिए। अब गरीबी और क्राइम एक दूसरे से कोरिलेट है, तो अपनी जो स्कीम है उसका सही तरीके से अगर लागू किया जाए तो गरीबी को भी कम किया जा सकता है। और आईपीसी और सीआरपीसी में भी इसको भी रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए, बिकॉज की देखो ये काफी पुरानी है, आज के टाइम के अकॉर्डिंग भी नहीं है। और इसमें जो था ना आईपीसी और सीआरपीसी, इसमें किसी क्रिमिनल को सजा देने के लिए जो धाराएं थी, बट आज के टाइम में हम क्या चाहते हैं, हमारा सिस्टम क्या करता है, रिफॉर्म लाना है। जो भी प्रिजनर है उसमें सुधार लाना है, ठीक है, ना कि उसे सजा देना है। हम प्रिजनर को सजा नहीं देना चाहते हैं, उसे उसमें जो भी क्राइम किया है उसके प्रति उसे जागरूक कर, भाई तुमने गलत किया और नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करे, तो उसमें सुधार लाना चाहते हैं। तो इसलिए बार बार कहा जाता है आईपीसी और सीआरपीसी में रिफॉर्म ला जाए। चलो समझ में आ गया पूरा आर्टिकल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रिज ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023। देखो, ऑक्सफोर्ड के द्वारा हर साल कोई ना कोई वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है।
ये एक इंग्लिश जो वर्ड होता है उसको वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड द्वारा घोषित किया जाता है। तो अभी रिज वर्ड है उसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो जान लेते हैं थोड़ा बहुत इसके द्वारा। तो ऑक्सफोर्ड कैसे करते हैं? तो ऑक्सफोर्ड द्वारा जितने भी जो टर्म है प्रचलित है, अभी चल रहे हैं, सोशल मीडिया है, न्यूज़ है, उसमें चल रहे हैं ना, उन सब शब्दों को लिया जाता है, फिर उसकी वोटिंग करवाई जाती है, ओपिनियन जाना जाता है और बाद में फाइनली एक वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चूज़ किया जाता है। तो इस बार क्या किया था? इस बार भी काफ़ी सारे वर्ड लिए गए थे, जैसे सिचुएशनशिप है, प्रोमोट है, डी इन्फ्लुएंसिंग है, स्विफ्ट लाइट है, ऐसे काफ़ी सारे वर्ड लिए थे। सिचुएशनशिप का मतलब आप जानते ही होंगे, आप किसी के साथ हो भी और नहीं भी हो। सिचुएशन का प्रोमोट को जानते भी होंगे, डी इन्फ्लुएंसिंग को जानते होंगे। तो ऐसे सारे वर्ड थे। उन वर्ड में से रिज रिज का मीनिंग क्या होता है? रिज का मीनिंग होता है करिश्मा कह लो या चार्म बोल दो, इस प्रकार की अट्रैक्शन बोल दो, स्टाइल बोल दो। ये काफ़ी सारे सिनोनिम है रिज के। तो रिज को इस बार ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर चूज किया है। तो पर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी, आपको याद रखना थोड़ा बहुत, अगर याद क्वेश्चन कहीं मिल जाए तो ठीक है। तो ये जान लिया रिज के बारे में। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल है ड्रॉट इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाई 23 कंट्रीज। तो रिसेंटली न्यूज में क्यों है? हाल ही में यूएनसीसीडी, यूएनसीसीडी मीन्स यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है कि हाल ही 2023 में जो कॉप 28 हो रहा है उसमें जो डेजर्ट से रिलेटेड, ड्राफ्ट से रिलेटेड रिपोर्ट रिलीज की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कई सारी कंट्री है उनके द्वारा जो ड्रॉट है ना उससे रिलेटेड इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। तो इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट रिलीज की है। तो इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि फैक्ट क्या 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 इस रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट को जानने से पहले हम ड्रॉट के बारे में जान लेते हैं। ड्रॉट ड्रॉट मीन्स सूखा। किसी एरिया में अगर सूखा पड़ रहा है तो उसे ड्रॉट कहा जाता है। ड्रॉट सूखा हिंदी सिनोनिम समझ के हम। तो ड्रॉट किससे मतलब कैसे रेफर करोगे आप? किस चीज को ड्रॉट बोलोगे? कैसा जो वेदर है उसको ड्रॉट कहोगे? देखो, ये एक नेचुरल फेनोमेनन है। इसमें क्या होता है, काफी लंबे समय तक अगर पानी की कमी है, प्राकृतिक रूप से नेचुरल फेनोमेनन, इसमें काफी समय तक एक लॉन्ग टाइम के लिए पानी की कमी हो रही है तो उसे ड्रॉट कंसिडर किया जाएगा। ये घटना पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहीं भी हो सकती है। ये एक नेचुरल फेनोमेनन है। इसमें क्या होता है, क्लाइमेट के कारण लॉन्ग पीरियड के लिए ड्राई सीजन रहता है, वाटर की कमी है। तो अब इसके फीचर क्या क्या है? इसके फीचर है, इसमें सबसे पहले प्रेसिपिटेशन की कमी होती है, लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन। साथ ही साथ में वाटर की शॉर्टेज रहती है। इसके अलावा इसका कास्केडिंग इफेक्ट भी होता है। कास्केडिंग इफेक्ट मीन्स क्या होता है कि काफी जो वाटर बॉडी है कास्केडिंग में, तो इसका बहुत दुर्लभ प्रभाव होता है। इसका दुर्लभ प्रभाव होता है। दुर्लभ प्रभाव क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका? तो जो वाटर बॉडी होती है ना, वहाँ उसका स्तर घटता जाता है, धीरे धीरे वाटर खत्म होते जाते हैं। वाटर बॉडी का स्तर घटेगा, वाटर कम है, ड्रॉट का सीजन है, मतलब बारिश कम हो रही है, तो जो क्रॉप की हिल्ड है उसमें भी कमी आएगी। जो भी खेती, उर्वरक खेती है, अगर वहाँ पे पानी नहीं है तो भी हिल्ड तो ऑटोमेटिक कमी हो जाएगी। तो फार्मर को भी नुकसान है, फार्मर को भी नुकसान है। साथ ही साथ में बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, ये कैसे हो सकता है? देखो, पेड़ पौधे वगैरह किस पे डिपेंड करते हैं? वाटर पे डिपेंड करते हैं ना। वाटर नहीं है तो पेड़ पौधे भी नहीं है। अगर इसमें कमी आएगी तो ऑब्वियस है उनको भी नुकसान होगा। अब पेड़ पौधे वगैरह के ज्यादातर जो भी एनिमल है, बर्ड है, वो इन पे तो डिपेंडेंट है। तो ये नहीं है तो ऑब्वियस है कि बायोडाइवर्सिटी को लॉस होगा ही होगा। तो बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक रिजल्ट परिणाम भी होता है। इकोनॉमिक कैसे? अगर कोई है ना, वो किसान है, वो डिपेंड करता है कि खेती पर डिपेंड करता है। ड्रॉट का सीजन है मतलब उसकी खेती पूरी तरह से बर्बाद है, तो वो भी है। इसके साथ साथ जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, तो आम आदमी पर भी इसका असर आएगा। तो इकोनॉमिक परिणाम भी होते हैं इसकी। तो ड्रॉट के लिए रीजन रेस्पॉन्सिबल क्या है? कुछ एंथ्रोपोजेनिक भी रीजन है और कुछ नेचर है। नेचर में बारिश कम हो रही है और हर कुछ सालों में, जैसे भारत में 4 सालों में एक बार ड्रॉट आ जाता है। कुछ फेनोमेनन आप जानते होंगे क्या-क्या घटना है, एल नीनो वगैरह जानते होंगे। तो उसके कारण भी भारत में कई बार ड्रॉट आ सकता है। बट इसकी ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक भी कॉज है। एंथ्रोपोजेनिक भी इसकी कॉज है ना, ह्यूमन जनित भी कुछ कारण है, मानव जनित भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो मानव जनित कारण क्या-क्या है? देखो, ह्यूमन पॉपुलेशन बार-बार मतलब लगातार बढ़ती जा रही है। काफ़ी, आज तो इंडिया की बात करें तो 133 मतलब 130 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है और वर्ल्ड में भी 7 बिलियन प्लस हो गई पॉपुलेशन। तो जो मानव जनसंख्या वो बढ़ती जा रही है, इससे पानी की ज़रूरत भी बढ़ेगी। साथ ही साथ जो कृषि होती है, खेती होती है, उसमें हम इंटेंसिटी ज़्यादा, जो वाटर की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी, तो उस खेती को ज़्यादा हम प्रमोट करते हैं। लाइक शुगर केन है, चावल है, इनकी खेती ज़्यादा करते हैं। जहाँ पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है पानी कम हो जाएगा। कम होगा तो ड्रॉट की सिचुएशन आएगी आएगी। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो भी मानव जनित ही है ना। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो जिसकी वजह से भी ड्रॉट की सिचुएशन आ सकती है।
इसके अलावा भी कहीं मानव द्वारा लैंड का यूज ज़्यादा किया जा रहा है। लैंड कवर बढ़ेगा तो फॉरेस्टेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन होगा तो वाटर मतलब बारिश कम होती है। बारिश इनडायरेक्टली फॉरेस्टेशन पे डिपेंड है। मतलब वन ज़्यादा होगा ना वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ये भी कहा जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन होगा, उसका भी असर होगा। ठीक है, अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है। शहरीकरण बढ़ेगा तो वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो ये भी नुकसान है एक प्रकार से। सोइल का डिग्रेडेशन होता है और इस आधार पर अभी जो 23 देश हैं सॉइल डिग्रेडेशन के आधार पर, तो 23 देशों ने आपातकालीन मतलब इमरजेंसी की सिचुएशन घोषित कर दी। इसमें नॉर्थ अमेरिका के देश भी शामिल है, जैसे यूएसए ने भी की थी। एशिया की बात करें, इंडिया, पाकिस्तान वगैरह कई देशों ने घोषित करी थी और रसिया ने भी घोषित कर दी। यूरोपियन यूनियन के भी कई देशों ने ऐसी सिचुएशन घोषित कर चुके हैं। तो ड्रॉट एक सीवियर प्रॉब्लम है और इससे रिलेटेड एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो फॉरेस्टेशन कर सकते हो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें आप जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसके एमिशन वो कम कर सकते हो। कई सारी इसमें एक्शन ली जा सकती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेट। देखो न्यूज में क्यों है, अभी ब्राइट स्टार जिसका नाम है HD 110067 110067 समझ गए आप नाम? 1100 111067 ये नाम देखो ना, तो डायरेक्टली में ये पूछ सकते हैं ये किससे संबंधित है। HD 110067 तो ये एक ब्राइट स्टार है। तो ब्राइट स्टार 110067 के चारों ओर 6 एक्सोप्लैनेट की खोज हुई, इसीलिए न्यूज में। तो एक्सोप्लैनेट क्या होता है? एक्सो मींस एक्स्ट्रा, मतलब एक्सो मींस बाहर का, ऐसा कुछ कोरिलेट करके आप समझ गए होंगे। एक्सो समझ होंगे, प्लेनेट मींस ग्रह, तो एक्स्ट्रा प्लेनेट है या बाहर का जो प्लेनेट है उसे एक्सोप्लैनेट भी कहा जाता है। ये एक्सोप्लैनेट एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट से भी संबंधित एक टर्म है। एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट में सोलर के बाहर का सूर्य है सोलर प्लैनेट, उसे आप जानते होंगे। उसके बाहर का कोई प्लैनेट है जिसे एक्सो प्लैनेट भी कहा जाता है। तो एक्सो प्लैनेट ऐसे प्लैनेट्स को कहा जाता है जो सन के अलावा, अपना जो सन है उसके अलावा किसी अदर स्टार के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे अपने सौरमंडल की बात करें तो सन है, सौरमंडल में सारे ग्रह वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बट अर्थ का जो नियर भी एक्सोप्लैनेट है जिसे प्रिक्सिमा सेंचुरी भी कहते हैं, प्रिक्सिमा सेंचुरी बी भी कहा जाता है। आप जानते भी होंगे अर्थ का नियर भी एक्सोप्लैनेट कौन सा है, तो प्रिक्सिमा सेंचुरी है, जिसे प्रिक्सिमा सेंचुरी बी भी कहा जाता है। ये अर्थ का नियर बी एक्सोप्लैनेट है। ये कौन से स्टार की चारों चक्कर लगाता है? ये प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार है, उसके चारों चक्कर लगाता है। तो ये एक प्रकार का एक्सोप्लैनेट है, क्योंकि एक्सोप्लैनेट कौन सा होता है जो सन के अलावा किसी और स्टार के चारों ओर चक्कर लगाए। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, वो किसी और प्लैनेट की ओर चक्कर लगा रही है, तो ये भी एक्सोप्लैनेट है जो अर्थ का सबसे नियर भी एक्सोप्लैनेट है। अब प्रकाश वर्ष है, ये अपने से कितना दूर है? ये अपने से 4 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष एक टर्म है जो एक्सोप्लैनेट है अपने प्लैनेट को नापने के लिए यूज किया जाता है, एक मेजरमेंट है। समझिए, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं बाइनरी के बारे में, उसके साथ साथ एक कोम्ब्रेनिस कॉन्सोलेशन, ये क्या है? जैसे हमारा सौरमंडल है तो उसके अलावा बाहर के जो सौरमंडल उसका नाम है कोमा बेरेनिस कॉन्सोलेशन, एक प्रकार का सौरमंडल ही है। उसमें एक ब्राइट स्टार है HD 111067, इसके चार ओर चक्कर करने वाले जो 6 ग्रह है उसकी खोज हुई है, 6 एक्सोप्लैनेट उसकी खोज हुई है। हमने न्यूज में भी पढ़ा था। तो ये कोरमा बेरेनिस कॉन्सोलेशन ये क्या है? एक सौरमंडल की तरह दूसरा सौरमंडल, मतलब हमारा जो सौरमंडल उसका नाम सौरमंडल है, तो ऐसा कुछ और भी तो होगा, तो इसका नाम है कोरमा बेरेनिस कंसोलेशन। उसमें ब्राइट स्टार जिसका नाम है HD 110067, इसके चारों 6 एक्सोप्लैनेट, उसके चारों 6 एक्सोप्लैनेट, हमारे लिए तो एक्सोप्लैनेट हो गए, खोज हुई है। तो इसीलिए न्यूज में था और हमने पढ़ भी लिया। अब कुछ टाइप भी जान लेते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट हो सकते हैं। जैसे हॉट जुपिटर है, ये विशाल, इसमें गैस के कण भरे होते हैं। ये भी एक एक्सोप्लैनेट है जो पृथ्वी से कुछ दूरी पर स्थित है। ठीक है, फिर टेरेस्ट्रियल एक्सोप्लैनेट, ये कौन से होते हैं? ये पृथ्वी के साइज के, अर्थ जो है उसकी साइज क्या होता है, और ये सौरमंडल के बाहर होता है, ये कार्बन है, चट्टान इनके बने हैं। फिर सुपर अर्थ ये क्या होता है? इसे सुपर अर्थ को मिनी नेपच्यून सुपर अर्थ भी कहा जाता है। ये अर्थ से डबल साइज के होते हैं। ठीक है, ये अर्थ के डबल साइज के होते हैं और ये अलग से अर्थ के अलावा दूसरे किसी प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है। फिर है रफ एक्सोप्लैनेट। रफ एक्सोप्लैनेट क्या होता है? इसका साइज भी अर्थ के साइज का होता है, बट ये है ना तो किसी भी जो प्लैनेट है उसके चक्कर नहीं लगाता, ये इंडिपेंडेंटली मूवमेंट करता है। तो बाकी तीन तो है वो किसी न किसी, जैसे टेरेस्ट्रियल, हॉट और जो अपने डिस्कस किया था सुपर अर्थ प्लैनेट है, ये किसी न किसी के तो चक्कर लगाता है। बट ये हम बात करें रफ एक्सोप्लैनेट, ये किसी स्टार के चक्कर नहीं लगाता है, इंडिपेंडेंट चक्कर लगाता है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट। अब हम HD 110067 के बारे में जान लेते हैं। HD 110067 एक ब्राइट एंड चमकीला तारा है जो उत्तरी गोलार्ध से दिखाई देता है। और ये कौन से में, जो हमने पढ़ा था ना पीछे,
क्रोमा बेनेरिस कॉन्सोलेशन, जो हमारे सोलर सिस्टम की तरह एक दूसरा सोलर सिस्टम है जिसे क्रोमा बेनेरिस कॉन्सोलेशन कहा जाता है। वहां पर ये HD1100 जो ब्राइट स्टार है उसी सोलर सिस्टम का पार्ट है। हमारा सोलर सिस्टम उसका जो भी नाम है क्रोमा बेरेनिस कॉन्सोलेशन उसका ये पार्ट है HD110067। तो प्रीलिम में आ जाए HD110067 का एक ब्राइट स्टार है जो क्रोमा बेरेनिस कॉन्सोलेशन का पार्ट है। क्रोमा बेरेनिस सोलर सिस्टम क्या है, तो एक अलग सोलर सिस्टम है जो हमारे सोलर के अलावा है। एक्सो स्टार क्या होता है, तो एक्सो प्लैनेट क्या होता है जो किसी और जो स्टार है उसका चक्कर लगाता है। तो ये चीजें इसमें थोड़ी बहुत दे रखी है, आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा भी होगा। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।